आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस फ्यूचर में। दोस्तों, अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि लेखपाल और पुलिस की जो भर्ती है वो आने वाली है और इस भर्ती की तैयारी सुचारू रूप से चल सके इसलिए हम लोग आपको जो वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं वो विषयवार फोकस फ्यूचर के चैनल पर करा रहे हैं और आप लोग अपने अध्ययन को सुचारू रख सकते हैं यहाँ से। और हमारे इसमें जो सहयोगिता है वो आपके लिए ऑफलाइन बैच भी हैं, तो जो हमारे नज़दीक क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन बैचों में। ठीक है दोस्तों, तो इस श्रेणी में जो आज मैं विषय शुरू करने जा रहा हूँ वो इतिहास है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इतिहास कंपटीशन का बेस है और मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपरों में या बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पर हाँ ये सत्य है बेटा कि कंपटीशन का ये बेस है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर कंपटीशन में आगे जाना है तो फिर आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं और आज शुरू करता हूँ इतिहास। इतिहास का सामान्य परिचय देखेंगे तो सबसे पहले ध्यान दें बेटा, इतिहास में शब्द से शुरू करता हूँ कि इतिहास क्या है। अगर हम इतिहास इस शब्द की बात करें तो ये इतिहास दो शब्दों का मेल है। इतिहास दो शब्दों से मिला हुआ है जिसमें एक शब्द है इति और दूसरा शब्द है हास। इति और हास। अच्छा, ये शब्द आपने पहले पढ़ा होगा, हिंदी अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर हिंदी में कभी आपने सुना हो श्री गणेश करना, हिंदी में एक शब्द होता है श्री गणेश करना, तो दोस्तों श्री गणेश करने का अर्थ होता है कार्य प्रारंभ करना। श्री गणेश करना कई बार कहा जाता है करिए भाई श्री गणेश करिए, तो ये श्री गणेश करना प्रारंभ करना है। और अगर हम इसके विलोम शब्द को देखें तो इसका विलोम शब्द होता है इतिश्री। क्या होता है? इतिश्री। तो बेटा इतिश्री का मतलब होता है समापन करना अर्थात कार्य को खत्म करना। ठीक है ना, तो जो इति लिया गया है ये यहीं से लिया गया है, समाप्त करना, खत्म करना। आप इसको ये भी तो कह सकते हो कि जो बीत चुका है, जो गुजर चुका है। बात समझ रहे हैं? तो इति का अर्थ होता है सही मायने में बीता हुआ या गुजरा हुआ। बीता हुआ कहिए आप इसको कहिए बेटा गुजरा हुआ। तो बीता हुआ या जो गुजरा हुआ ये अर्थ हुआ इति का। और अगर हम बात करते हैं हास, हास क्या है? तो हास है समय। हास क्या है? आप इसको समय कहिए, आप इसको काल कहिए, समय या काल। अर्थात हम कह सकते हैं कि इतिहास का जो अर्थ है वो है बीता हुआ काल। तो बीता हुआ काल या बीता हुआ समय दोस्तों क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है। अच्छा देखो, एक बात और बताते हैं, इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी की अगर बात करें तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिस्ट्री। क्या कह दिया जाता है? हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री शब्द है ये कहाँ से आया, ये भी एक बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, जो हिस्ट्री है ये शब्द एक किताब से निकला हुआ है। एक किताब है, उस किताब का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, कहीं कहीं लिखा होगा हिस्टोरिया। तो हिस्टोरिया या हिस्टोरिका ये एक ही किताब का नाम है। ठीक है ना, याद रखेंगे। और इस किताब के जो लेखक थे, इस किताब के जो लेखक हैं, इस किताब को जो लिखने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस नाम के व्यक्ति ने इसको लिखा है। कुछ बातें इनसे जान लीजिए। ये जो व्यक्ति हैं हेरोडोटस, ये बेटा कहाँ के निवासी थे? तो ये यूनान के निवासी थे। हेरोडोटस कहाँ के थे? यूनान के निवासी थे। यूनान कहाँ पे है? तो ग्रीक, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, वहाँ के थे। इनके नामों की बात करें तो संस्कृत में इनका नाम, बहुत सी जगह आपको संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में इनका नाम हरिदत्त मिलेगा। क्या मिलेगा? हरिदत्त मिलेगा। तो याद रखना है बेटा, हेरोडोटस या हरिदत्त एक ही व्यक्ति का नाम है जो यूनान के थे। यूनान के थे और इन्होंने किताब जो लिखी वो किताब कौन सी थी? तो हिस्टोरिका किताब थी। अच्छा,
एक दृष्टि और डालते हैं हिस्टोरिका पे। बेटा ये जो हिस्टोरिका है, इसके अगर अर्थ की बात करें कि हिस्टोरिका का अर्थ क्या निकलता है, क्योंकि ये हिस्टोरिका शब्द आप देख रहे हैं हिंदी का तो है नहीं, ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? तो शब्द लैटिन भाषा का है, और इसका जो हिंदी में अर्थ निकलता है, ये हिस्टोरिका शब्द लैटिन भाषा का है, इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है बेटा अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। आप कहेंगे अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान क्या है? हिस्टोरिका है, या हिस्ट्री है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अच्छा, बहुत से विद्यार्थियों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये अन्वेषण क्या है। तो बेटा अन्वेषण को अगर और शुद्ध रूप में लिखें तो आप खोज कह सकते हैं। अन्वेषण करना क्या होता है? खोज करना होता है, ठीक है नहीं? तो जो अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है वो क्या है? वही आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। एक बात और जान लीजिए, विषय चाहे जो भी हो, अगर हम बात करते हैं जनक की, क्योंकि कोई भी विषय ले लें तो कोई न कोई व्यक्ति उस विषय का जनक होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, जैसे कभी पूछा जाए आपको कि इतिहास का जनक कौन है, तो ये व्यक्ति जिनका नाम क्या है? हेरोडोटस है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनको जनक किसने माना? तो एक व्यक्ति था, रोम का एक दार्शनिक था बेटा, एक व्यक्ति था रोमन दार्शनिक, रोम का एक दार्शनिक था जिसका नाम था सिसरो। रोम का एक दार्शनिक था जिसका नाम था सिसरो। सिसरो ने बेटे सबसे पहले कहा था कि जो इतिहास का जनक है, जो इतिहास का जनक है वो हरिदत्त या हेरोडोटस है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास का जनक कौन है, ये हेरोडोटस या हरिदत्त है, ठीक है। तो ये तो केवल इतिहास शब्द का सामान्य परिचय था। अब इतिहास को पढ़ा कैसे जाता है, कैसे डिवाइड किया गया है इसको अध्ययन के लिए, तो वो हम देखते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए, इतिहास को अगर पढ़ने के हिसाब से देखें तो 3 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। आप समझेंगे उसको, देखें बेटा। इतिहास को जो बांटा गया है, इतिहास को बांटा गया 3 पार्ट में। पहला जो पार्ट है बेटे, इसको कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक काल। आप इसको प्राक कहें या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोग ऐतिहासिक काल, प्रोग ऐतिहासिक काल। ये बेटा प्राक ऐतिहासिक काल या प्रोग ऐतिहासिक काल है। दूसरे की बात करें तो आद्य या मध्य ऐतिहासिक काल कह सकते हैं इसको, आद्य ऐतिहासिक काल, और कहीं कहीं मध्य ऐतिहासिक काल दिया होगा। आद्य ऐतिहासिक काल या मध्य ऐतिहासिक काल इसका दूसरा पार्ट है। और बेटे इसका जो तीसरा पार्ट है वो है केवल ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल। तो ये इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। इनका बेटे समय देखते हैं कि इनमें हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रागैतिहासिक काल को देखें तो इसका समय आप कहेंगे कि अज्ञात से चलता है। कहाँ से चलता है? आप देखेंगे इसका जो समय है वो अज्ञात से चलेगा, और अज्ञात से लगभग आप कह सकते हैं कि 2500 ईसा पूर्व तक पढ़ा जाता है। 2500 ईसा पूर्व, या आप इसको BC कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट कह सकते हैं, ठीक है नहीं। तो 2500 ईसा पूर्व तक का टाइम पढ़ा जाता है बेटे प्रागैतिहासिक काल में। एक और बात, क्या था प्रागैतिहासिक काल? तो इस काल में कौन सी लिपि थी, क्या लिखते थे ये लोग? तो हम कहेंगे कि शुरुआत से, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य, वो सारी बातें इस काल में पढ़ी जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और देखो बेटा, इस काल में कोई भी भाषा होगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि भाषा और लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते। अब ये भी हो सकता है उनकी वो बोलते ही ना हो, मूक हो, ठीक है, धीरे धीरे भाषा सीखी हो, पर आप ये कहेंगे कि भाषा और लिपि ज्ञात नहीं है, इनकी भाषा और लिपि ज्ञात नहीं, ठीक है ना।
ज्ञात नहीं है इनकी भाषा और लिपि। ठीक है बेटे, अगली अगर बात करें हम आद्य ऐतिहासिक काल की, तो बेटा आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपका 2500 से शुरू करेंगे और इसमें पढ़ा जाता है आपका 600 तक, 600 BC तक। ये 2500 BC है बेटा, याद रखना, 2500 BC से 600 BC तक इसमें पढ़ा जाता है। और अगर हम इसकी बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो बेटा इसमें इनकी लिपि थी, इनकी लिपि और भाषा थी। तो बेटा इन लोगों की लिपि और भाषा थी, पर उनको पढ़ने में समस्या थी। ठीक है नहीं, उनकी लिपि और भाषा को पढ़ा नहीं जा सका। लिपि और भाषा तो थी पर उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, अच्छा, इनमें से ज़्यादातर को नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन उत्तर वैदिक काल की जो भाषा थी संस्कृत, जिसमें आप लोग देखते हैं बेटा वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, उन चीज़ों को तो पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ज़्यादातर को नहीं पढ़ा जा सका था, कुछ चीज़ों को पढ़ लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा ऐतिहासिक काल की। तो इसमें अगर हम देखें तो आप 600 BC से पढ़ना शुरू करेंगे और इसमें पढ़ेंगे बेटा 1947 तक का इतिहास। 1947 AD कहिए आप इसको, एना डोमिनी कहिए, या आप इसको ईसवी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इनको बांटा गया। अब देखो ये वो काल है, इनकी भाषा को पढ़ा जा सकता है, इस काल की भाषा को आप भाषा पढ़ सकते हैं, इनकी लिपि को पता कर सकते हैं कि कौन सी लिपि में लिखते थे ये लोग। तो भाषा, लिपि, सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा है और आप लोग भी या हम लोग भी इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अब देखें इनको भी बेटा पढ़ने के लिए डिवाइड किया गया है अलग अलग, तो मैं वो और आपको बताता हूँ। जैसे देखें अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। पहला अगर बात करें तो पहला है इसमें पुरापाषाण काल, पहला है इसका पार्ट पुरापाषाण काल। तो बेटा पहला इसमें पुरापाषाण काल है। पहला है बेटा इसमें पुरापाषाण काल, तो पहला हो गया पुरापाषाण काल। और बेटा दूसरा हो गया इसमें मध्यपाषाण काल। दूसरा कौन सा है क्रम में, तो दूसरा है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के बाद अगर तीसरी बात करें तो बेटा इसमें तीसरा रहेगा आपका नवपाषाण काल। कौन सा रहेगा, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल याद रखिए बेटे, ये तीनों जो पार्ट हैं वो किस में पढ़े जाते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है, अगला देखिए आद्य ऐतिहासिक। तो बेटा आद्य ऐतिहासिक को 2 भाग में आप पढ़ सकते हैं। एक पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, या आप इसको कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और बेटा इसका जो दूसरा पार्ट रहेगा वो पढ़ेंगे आप वैदिक सभ्यता। दूसरा इसका जो पार्ट है वो क्या है, दूसरा है वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों को जो पढ़ा जाता है वो आद्य ऐतिहासिक या मध्य ऐतिहासिक में। अगला देखें ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो बेटे ऐतिहासिक काल को भी 3 तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो पढ़ते हैं वो आप देखेंगे प्राचीन भारत की दशा पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे इसमें प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के बाद दूसरा देखें तो मध्यकालीन, इसमें बेटा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और अगर तीसरा देखें इस क्रम में तो हम पढ़ेंगे आधुनिक, आधुनिक भारत। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, आधुनिक भारत। तो ये देखिए ये है इतिहास को पढ़ने का तरीका, ऐसे पढ़ा जाता है इतिहास को। ठीक है ना, अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम की। अगर हम एग्ज़ामों की बात करें तो ज़्यादातर जो वनडे एग्ज़ाम हैं उनमें बेटे शुरुआत यहाँ से कर देते हैं, हड़प्पा सभ्यता से लेके ये वाला जो पार्ट है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मैं मना ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन इससे नहीं आते, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे मनुष्य ने उदय कहाँ से हुआ मनुष्य का, ठीक है नहीं। दूसरा पूछ लेते कभी कभी युगों की बातें आ जाती हैं, ठीक है।
तो कभी मनुष्य ने पहला हथियार क्या बनाया, पहला पशु पालतू कौन सा बनाया था, पहली फसल क्या थी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो जानना सभी जरूरी है, पर मुख्य फोकस इन पर रहता है कंपटीशन का, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको शुरुआत से पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा इसमें। देखिएगा, अब बात करेंगे जो बेटे पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो पाषाण काल हैं क्रम में। लेकिन पाषाण कालों से पहले आपको कुछ और बातें बताता हूँ। वो ये है मनुष्य का उदय। भाई काल जब चलेंगे तो मनुष्य पर ही चलेंगे बेटा, और पृथ्वी पर मनुष्य का उदय कैसे है, कहाँ से है, वो सारी बातें। और दो तरह के तथ्य हैं इसमें। कुछ लोगों का मानना होता है पौराणिक आधार को, और कुछ लोगों का मानना होता है विज्ञान के आधार को। तो मैं सबसे पहले आपको जो बता देता हूँ बेटा, वो ये बता देता हूँ, युगों के विषय में बता देता हूँ, ठीक है नहीं। तब हम मनुष्य का क्रमिक विकास और सभ्यताओं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी के निर्माण की बात करते हैं बेटा। पृथ्वी का निर्माण, तो पृथ्वी के निर्माण के बाद जितना भी समय बीता है, दो तरह से उसको बांटा गया है, या लोगों के दो तरह से इस पर मत हैं। एक मत है इसमें पौराणिक मत। एक मत क्या है, तो बेटे एक मत पौराणिक मत है, और दूसरा जो मत है इसमें वो वैज्ञानिक मत है, ठीक है। दोनों को स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं इधर पौराणिक मत की। हम जो बात करने वाले हैं बेटा वो है पौराणिक मत। पौराणिक अगर मत को देखें तो ये बताते हैं कि युग कितने हैं पुराणों के हिसाब से, 4। और अगर हम वैज्ञानिक मत को देखें तो वैज्ञानिक मत के हिसाब से भी युग बेटे 4 ही हैं, हालांकि वो उनके कई सारे पार्ट हैं। तो वैज्ञानिकों के हिसाब से या वैज्ञानिक मत के हिसाब से बात करें तब भी युग 4 ही हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पौराणिक वाले युग पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। पौराणिक युगों की अगर बात करें तो बेटा युग जो है वो 4 हैं। किस तरह से, मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहला देखिए आप लोग, सबसे जो पहला युग हुआ है वो है आपका सतयुग। सुना होगा आप लोगों ने, सबसे पहले सतयुग है। सतयुग के बाद अगर हम दूसरे युग को पढ़ें क्रम में तो वो त्रेता है। कौन सा है, त्रेता युग है। और त्रेता के बाद अगर हम तीसरे युग को देखें बेटे तो तीसरा है द्वापर। तीसरा क्या है, द्वापर युग है तीसरा। और द्वापर के बाद अगर चौथे को पढ़ें तो वो है बेटा कलयुग। कौन सा है, कलयुग। तो ये 4 युग हैं। पौराणिक मत यही है कि 4 युग हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि पौराणिक मत तो बेटा ये भी है कि सतयुग सबसे अच्छा युग था और कलयुग सबसे खराब है। या आप ये कह सकते हैं कि सतयुग अच्छा था, उसके बाद हैरासमेंट होना शुरू हो गया, और सबसे निम्नतम माना जाता है पौराणिक मत के अनुसार कलयुग, ठीक है। अब देखो, ये जो युग बांटे गए हैं, इनके युगों के जो नाम हैं वो वैष्णव धर्म, या हम बात कह सकते हैं कि हाँ। तो बेटे मैं जो बता रहा था कि ये जो युग बांटे गए हैं, ये युग भगवान विष्णु के जन्म के आधार पर, ठीक है नहीं, भगवान विष्णु के जन्म के आधार पर या वैष्णव धर्म के आधार पर बांटे गए हैं। ऐसा नहीं ये केवल वैष्णव धर्म के आधार पर बांटे गए हों। इसमें ये जो सारे जन्म हैं वो आपको बौद्ध धर्म की किताबों में, बौद्ध धर्म के पुराणों में भी देखने को मिलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ बेटे कि जो सतयुग में अवतार हुए थे वो कौन कौन से अवतार हैं। सतयुग की अगर बात करें तो इसमें जीव जंतुओं वाले अवतार होते हैं भगवान विष्णु के, जिसमें देखेंगे बेटे सबसे जो पहला अवतार था वो था मत्स्य अवतार। कौन सा था, सबसे पहला था मत्स्य अवतार। उसके बाद दूसरा था मत्स्य के बाद वो था बेटा कूर्म अवतार, दूसरा था। और तीसरा था इसमें वो था वराह अवतार। और वराह के बाद जो चौथा अवतार था वो था बेटा आपका नरसिंह भगवान। क्या था, नरसिंह भगवान था। तो ये देखिए, जो मैं कह रहा था कि जीव जंतुओं से संबंधित बेटे अवतार थे, आप देख पा रहे हैं सतयुग, मत्स्य, कूर्म और नरसिंह। ये सतयुग में 4 अवतार होते हैं। इनमें मत्स्य अवतार जब सृष्टि को बचाया गया था, ठीक है नहीं, तब लिया था। कूर्म अवतार जब बेटे समुद्र मंथन चल रहा था, तो जब समुद्र मंथन चल रहा था तो जो सिल रखा गया था या जिससे चलाया जा रहा था तो वो टेका गया था, उसी पर अंदर पानी में कछुआ बनकर विष्णु भगवान थे, तब उस पर वो टेका गया था।
ठीक है नहीं। तो आपको एक और बात बतानी है बेटे, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि समुद्र मंथन में रत्न कितने निकले, ये सभी कमेंट करके बताएंगे, अवगत कराएंगे बेटा। अगला देखिए, बराह भगवान। बराह भगवान शुक्र का अवतार है और बेटा इसके लिए सौर जी बहुत प्रसिद्ध है। और इसमें हुआ क्या था, तो आपने एक नाम सुना होगा, एक राक्षस था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष जो था वो पृथ्वी को उठा ले गया और बेटे मल के पीछे छुप गया था। तो उस मल को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु को ये अवतार लेना पड़ा था। अगला देखिए बेटा, नरसिंह अवतार। अगर हम नरसिंह अवतार की बात करें तो इस नरसिंह अवतार में इसका हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यपु, तो हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए और प्रहलाद को बचाने के लिए अवतार लिया गया था, ठीक है ना। अगला देखें बेटे, तो त्रेता की बात करते हैं। त्रेता युग में जो अवतार हैं वो 3 अवतार हैं, जिनमें पहला अवतार था वामन भगवान का। क्या था बेटा पहला अवतार? वामन भगवान का था। ये वही है कि एक छोटा सा बालक आता है और वो जो छोटा सा बालक है बेटे वो राजा बलि से 2.5 पैग जमीन ले लेता है, ठीक है नहीं, 3 पैग जमीन मांगता है। तो वही वाला अवतार है ये वामन भगवान। दूसरा देखिए इसमें जो अवतार है वो है परशुराम का। क्या है? अगला अवतार है इसमें परशुराम का। और बेटा तीसरा जो अवतार है वो है राम का, ठीक है नहीं, भगवान राम जिनको कहते हैं, श्री राम जो कहते हैं, वर्तमान में इनका जो मंदिर बन रहा है, ठीक है नहीं, वही राम है ये बेटा, ठीक है। तो ये जो अवतार है वो त्रेता में 3 अवतार होते हैं। अब द्वापर की बात करें तो द्वापर में जो अवतार हैं उनमें जो पहला अवतार है द्वापर में वो है कृष्ण भगवान का। क्या है? कृष्ण भगवान का पहला अवतार है। और इसमें जो दूसरा अवतार है वो है आपका भगवान बुद्ध का। क्या है? भगवान बुद्ध का दूसरा अवतार है। और अगर हम कलयुग की बात करें बेटे, देखो ये जो अवतार हो चुके अब तक 9 हो चुके। भगवान विष्णु के कुल 10 अवतारों का वर्णन है किताबों में, 9 हो चुके हैं, इसका मतलब एक अभी शेष है और जो शेष है वही विशेष है। तो बेटा जो शेष है वो कौन सा है? वो है अभी कल्कि। ये अवतार बेटा कल्कि भगवान का जो अवतार है विष्णु जी का वो शेष है। और इनको लिखा गया है इनके विषय में कि ये एक संहारक मानव होगा। इसको कहा गया ये संहारक मानव होगा जिनका जन्म संभवतः पुराणों के अनुसार संभल में होने वाला है। इनका जन्म संभल में होगा। पुराणों में लिखा गया है कि मनुष्य का कद उस समय बहुत छोटा हो चुका होगा, तब जाके होगा, ठीक है बेटा। और वैसे भी देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो केवल 2022 चल रही है, ठीक है। और इनकी अगर अवधि की बात करें तो जो मैं आपको पहले बता चुका था कि 4,32,000 वर्ष भगवान के एक अवतार की अवधि है। इस हिसाब से देखें तो बेटा अभी तो बहुत शेष है, ठीक है नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे देखें तो अगर सतयुग के कुल समय की बात करें कि सतयुग का कुल समय कितना हो जाता है, तो आप देखो इस अनुसार आराम से निकाल सकते हैं। मैंने कहा था एक की अवधि 4,32,000 है और इसमें अवतार कितने थे, तो बेटा ये 4 अवतार थे, तो अवधि कितनी हो जाएगी, तो 4 से गुणा कर दीजिए बेटे। 4 से 4,32,000 में 4 से 4,32,000 वर्ष में जैसे ही गुणा करेंगे ये बेटे सतयुग की अवधि निकल कर आ जाएगी। और अगर त्रेता की निकालनी है तो बेटे फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 3 जन्म हुए हैं। और द्वापर की निकालनी है तो बेटे 2 से गुणा कर दीजिए। और अगर केवल कलयुग की निकालनी है तो कलयुग के लिए केवल 1 से गुणा करना है। अच्छा देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि कलयुग क्या है, ठीक है नहीं। तो सही मायने में जो कल शब्द है ना, सही मायने में ये जो कल शब्द है इसका मतलब होता है बेटा लोहा। कल का जो अर्थ है वो लोहा है, तो ये लोहे वाला युग है। बात समझ रहे हैं? इसको कल युग कह देते हैं कुछ लोग, तो इसको इतने भयंकर तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि आदमी वैसे ही डर जाएगा, ठीक है नहीं। तो कल का जो अर्थ है वो जैसे सुना होगा आप लोगों ने, कल पुर्जा, कल कारखाने, ठीक है, ये लोह युग है। अरे भाई कुछ नया नहीं है। आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, कांस्य युगीन थी, कैसी थी? कांस्य युगीन। वैदिक पढ़ते हैं, ताम्र युगीन थी। ऐसे ही ये यार लोह युगीन है। बात ठीक है बेटे। अगला देखिए,
तो अब आप ऐसे अवधि निकाल लेंगे। मैं आपको एक बात और बताता हूँ इसमें, वो ये है कि अगर हम इन सबको इकट्ठा कर दें, मैं इन चारों युगों को इकट्ठा कर दूं तो बेटा एक दिव्य युग बन जाता है। आप ये कहेंगे चारों युगों को मिलाने से क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा एक दिव्य युग। चार युगों को मिलाने से क्या बन जाता है, एक दिव्य युग बन जाता है बेटा। और अगर ऐसे ही 71 दिव्य युगों को इकट्ठा कर दिया जाए, ऐसे ही 71 अगर दिव्य युगों को इकट्ठा कर दिया जाए बेटे, तो बन जाता है एक मनवंतर। किसके बराबर होते हैं 71 दिव्य युग, एक मनवंतर के बराबर होते हैं। और बेटा ये जो एक मनवंतर है, ठीक है नहीं, याद रखना 71 दिव्य युग के बराबर है। और ऐसे 14 मनवंतरों को अगर इकट्ठा कर दें, 14 मनवंतर अगर बेटे इकट्ठे कर दिए जाएं, तो याद रखिएगा ये 14 मनवंतरों की जो अवधि है वो हो जाती है एक कल्प के बराबर। किसके बराबर, एक कल्प के बराबर हो जाती है। और बेटे पुराणों के हिसाब से अगर देखें तो ये जो एक कल्प है वो समय का सबसे बड़ा मानक है, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है, तो पुराणों में इसको कल्प को ही बेटा क्या कहा गया है, ब्रह्मा जी का एक दिन। तो आप ये बात भी याद रखेंगे कि ये कल्प ही ब्रह्मा जी का एक दिन है। कल्प क्या है, ब्रह्मा जी का एक दिन है। ये कल्प ही ब्रह्मा जी का एक दिन के बराबर है, जो एग्जाम में आपको कई बार पूछा गया है। बात ठीक है ना। तो देखो आज जो मैंने आपको एक मत बताया, पौराणिक मत, अगले वीडियो में हम जिस पर चर्चा करेंगे बेटे वो दूसरा मत है, वो है आपका वैज्ञानिक मत। तो अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि वैज्ञानिक मत क्या है, क्या सोचते हैं ये लोग, ठीक है। तो आप लोग अपने अध्ययन में जुटे रहिए, पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि बेटा जो आगामी टाइम है वो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने इस बेशकीमती समय को बर्बाद ना करें, ठीक है ना, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया वो वापस नहीं आता है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है बेटे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो। धन्यवाद।